नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो देश में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। एक तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से अलग करने का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र रचा जा रहा है, साजिश रची जा रही है। तीसरी तरफ वोट अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी की रोड शो के दौरान बिजली काट दी जाती है और राहुल गांधी को कहना पड़ता है कि अरे भाई, बिजली काटी है तो मैं दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन मेरी आवाज़ तो सुनाई देगी, मेरा माइक्रोफोन तो चलेगा। अब अगर किसी ने जानबूझकर बिजली काटी है तो कुछ दिमाग का इस्तेमाल तो होना बहुत ज़रूरी है। चौथी तरफ तेजस्वी यादव कह देते हैं कि मोदी जी के जो वादे होते हैं वो जुमलों की तरह होते हैं, और इस पर यूपी में बीजेपी की एक स्थानीय महिला नेता एफआईआर दर्ज करा देती है। वो महिला नेता भूल गई कि जब 15 लाख सबको दे यूं ही दे देंगे का वादा मोदी जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था, जिसको वो पूरा नहीं कर पाए, तो एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में खुद अमित शाह जी ने कहा था ये तो भाई जुमला था, चुनावी जुमला था। तो क्या अमित शाह पर उस समय कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी? तब तो गृह मंत्रालय भी उनके पास नहीं था। खैर, वोट अधिकार यात्रा जोर पकड़ती जा रही है। इस बात का सबूत यह है कि लाइट काट दी जाती है। इस बात का सबूत यह है कि तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। सबूत इस बात का है कि लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, हाथ में तिरंगा लेकर जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी को फ्लाइंग किस देते देते हाथ उनका थक गया लगता है। राहुल गांधी ने बड़ी पॉलिटिकल चतुराई के साथ वोट चोरी को महंगाई से जोड़ दिया है, बेरोजगारी से जोड़ दिया है, आरक्षण से जोड़ दिया है और जनता के अधिकारों, जो जनता की सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये सरकार आपके वोट से तो बनी नहीं है, ये सरकार तो आपका वोट चोरी करके बनी है, इसलिए आपके प्रति जवाबदेह नहीं है। जब आपके प्रति जवाबदेह नहीं है तो आपके लिए काम क्यों करेगी? वो तो धन्ना सेठों के लिए काम करेगी। हालांकि उनमें से एक धन्ना सेठ मुश्किल में है। उन धन्ना सेठ पर या उनकी जो एक फाउंडेशन है उसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि वो ट्रंप के कहने पर कुछ खेल कर रहे हैं। ये चीज़ समझ से परे है। पहले कहा गया कि जगदीप धनखड़ सरकार गिराने के फेर में लगे हुए थे। वो आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे और कह रहे थे कि भाई चंद्रबाबू नायडू से आप लोग बात क्यों नहीं करते। वो जाट नेताओं से मिल रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के उन जाट नेताओं से खास तौर से मिल रहे थे जिनको वो बीजेपी में कथित तौर पर लेकर आए थे। इस तरह के आरोप तब मीडिया में आए थे। तो इसका इलाज तो मोदी जी के पास था, जो उन्होंने तुरंत उस पर अमल कर दिया। हाथों हाथ उपराष्ट्रपति पद छीन लिया जगदीप धनखड़ से। अब मोदी जी को लगा होगा कि सरकार बच गई, लेकिन ये क्या हुआ? जगनमोहन रेड्डी ने कह दिया कि रेवंत रेड्डी जो चेले रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के, वो राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की बीच में बात कराते हैं। हॉटलाइन खुली हुई है, दोनों के बीच बात चल रही है। अब चंद्रबाबू नायडू जो है राजनीति में अवसरवादिता के एक महान खिलाड़ी रहे हैं। दूसरा, उनके पास 16 सांसद हैं। पवन कल्याण भी उनके साथ थे, 2 सांसदों के साथ, लेकिन मोदी जी ने उनका तो पोचिंग कर ली, अपनी तरफ अपने पाले में ले लिया। खैर, ये आरोप लगते रहे। चंद्रबाबू नायडू ने ना खंडन किया ना मंडन किया, चुपचाप बैठे रहे। अमरावती योजना, राजधानी, बाकी पानी और बांध बनाने की योजना के लिए पैसा लेते रहे, अभी भी पैसा ले रहे हैं और लगातार वो दबाव भी डालते रहते हैं। ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। अब आरोप लग रहा है कि एक धन्ना सेठ हैं, वो ट्रंप के इशारे पर कुछ खेल कर रहे हैं। उनको करोड़ों अरबों रुपए का रूस के साथ तेल की खरीद में फ़ायदा भी हुआ था। ट्रंप मोदी सरकार गिराने में लगे हुए हैं। अब एक चीज़ समझ में नहीं आई, क्या मोदी सरकार इतनी आसानी से गिर जाएगी क्या? मोदी सरकार के गिरने से किसको फायदा होगा?
क्या मोदी इतने कमज़ोर हैं? मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं है, बहुत मजबूत हैं इस मामले में। सत्ता बचाने, कुर्सी बचाने के मामले में कोई भी तिकड़म करेंगे वो, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है। लेकिन सवाल उठता है, जो इतने सारे सवाल उठ रहे हैं कि, और राइट विंगर सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, भक्त सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो क्या मोदी सरकार इतनी कमज़ोर है, या मोदी इतने कमज़ोर हैं कि कोई उनकी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचेगा, साजिश रचेगा और वो अपनी सरकार गिरने देंगे? यूं ही आसानी से वो कुर्सी छोड़कर हिमालय पर चले जाएंगे क्या? ऐसा कतई नहीं लगता। तो क्या ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? क्या ये बीजेपी को डर है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की जो वोट अधिकार यात्रा है वो ज़मीन पकड़ती जा रही है, जड़ पकड़ती जा रही है, जनता के बीच में अपना घर बनाती जा रही है और इसकी चिंता सता रही है? अब देखिए, जो कार्यक्रम आया है उसके अनुसार 26-27 अगस्त को प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल होंगी 2 दिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के नेता एमके स्टालिन 27 अगस्त को होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री 29 अगस्त को होंगे। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री जाएंगे तो रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो जाना ही पड़ेगा, जाना ही बनता है। अखिलेश यादव 30 अगस्त को होंगे। हेमंत सोरेन भी उसी दिन या उसके आसपास हो सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि ममता बनर्जी से बात चल रही है। संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से भी बात हो रही है, वो लोग भी शामिल होंगे। कुल मिलाकर यात्रा का समापन पटना में 1 सितंबर को होना है। और अगले कुछ दिनों में, जैसे बीजेपी के लिए कहा जाता था कि चुनाव के आखिरी दौर में कारपेट बॉम्बिंग कर देती है बीजेपी, नेता ही नेता, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय स्तर के नेता, संगठन के बड़े नेता सब एक साथ चुनावी रैलियां करने, कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी, कोई ई जगह पर आ जाता है। उसी तरह से कांग्रेस और विपक्ष कुल मिलाकर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करने वाला है अगले 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। अगर कुछ लोग वहां नहीं जा पाए तो 1 सितंबर को पटना में जो एक तरह से इसका महा रैली के रूप में समापन होगा, उसमें क्या इनके दर्शन होंगे इन नेताओं के, ये देखना भी अपने आप में बहुत दिलचस्प रहेगा। तो कुल मिला के राजनीतिक घटनाक्रम देश का तेज़ी से बदलता जा रहा है और एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को जो उम्मीदें थी, मोदी जी को उम्मीदें थी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हैं। उल्टा आधार को मान्य बताकर एक तरह से सर कराने के पीछे जो असली मकसद था वो मकसद ही खत्म हो गया लगता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।